सो हे गाइस, आज देखने वाले हम लोग हमारा लेक्चर नंबर 3, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाला हमारा एक और नया सा एक्सरसाइज जो कि अपना होने वाला है एक्सरसाइज नंबर 4.2। पिछले एक्सरसाइज में आप लोगों ने nth टर्म को समझा था और उसके ऊपर बेस क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो में आप लोग सॉल्व करने वाले हूँ सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी। जीपी में बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिसे हम लोग ऐड करके सम ऑफ n टर्म्स निकालते हैं। एपी अगर आप लोग को याद होगा, एपी में एसएन का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, उसी तरीके से आप लोग को जीपी में भी एसएन का फॉर्मूला पढ़ना है। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैंने स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे यूट्यूब चैनल यानी कि जेआर कॉलेज पे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा फॉर्मूला, और फॉर्मूले के बाद बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं फटाफट से वीडियो में हम लोग चलते हैं। सबसे पहले बात तो ये बता दूं कि लेक्चर नंबर 3 है, मैथ्स 1 है, कॉमर्स वालों के लिए, बच्चों लोग के लिए है, और क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 4.2 है। एक सिंपल सी बात, अगर आपने अभी तक हमें यहाँ पर फॉलो नहीं किया हुआ है तो जेआर कॉलेज एंड 97_मंसूरी पे आप सिंपली हमें फॉलो करके आपके डाउट्स वहाँ पर शेयर करके आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। थोड़ी सी हिचकी आ रही दोस्तों, और कोई बात नहीं, अपन पढ़ाई तो नहीं रोक सकते, हिचकी के चलते हैं, कोई बात नहीं, फटाफट चलते हैं। फटाफट से मैं आप लोग को फॉर्मूला समझा देता हूँ। अगर आप लोग याद होगा, तो एपी में आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था एस एन इजिकल्स टू वॉट n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस तरीके से आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, राइट। ये फॉर्मूला आप लोगों ने एस एन का पढ़ा था। अब यहाँ पे अपन उसी तरीके से अपन यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं एस एन फॉर जीपी। अब एस एन के दो फॉर्मूले होते हैं मोस्टली देखा जाए जीपी के अंदर, लेकिन वो कैसे करेंगे चलो बहुत अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। अब अगर आप लोग को पता होगा, आप लोग को पता है कि जीपी मतलब होता क्या, जिसके कॉमन रेशियोज होते हैं, मतलब दो टर्म्स को अगर कंसेक्यूटिव टर्म डिवाइड करते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यूज मिल रही होती है। जैसे मैंने T2 डिवाइड बाई T1 किया तो मुझे एक वैल्यू मिली, उसी तरीके T3 डिवाइड बाई T2 करूंगा तो मुझे फिर भी एक वैल्यू मिलेगी। ऐसे मल्टीपल वैल्यूज को अपन डिवाइड करते जाएंगे तो हर बार हमें एक नई वैल्यू मिलेगी। सारे के सारे वैल्यूज हमें सेम मिल रही होगी तो हम लोग बोलते हैं वो कॉन्स्टेंट वैल्यूज। कॉन्स्टेंट वैल्यू को अपन नाम देते हैं आर बोले तो कॉमन रेशियो। तो उस हिसाब से यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर आर मतलब कॉमन रेशियो, ए मतलब फर्स्ट टर्म होता है, और ये मेरा जीपी। जीपी में मैंने मान लो फर्स्ट टर्म लिखा ए, सेकंड टर्म लिखा ए आर, थर्ड टर्म लिखा ए आर स्क्वायर, और इन सबको ऐड करते जा रहा अप टू एन टर्म। अब देखा जाएगा तो ये फर्स्ट टर्म है तो ऑब्वियसली लास्ट जो होगा वो n-1 होगा, nth टर्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो r/0 है, r/0 है, यहाँ पर r/1 है, तो मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है तो n-1 तक जाएगा, और यहाँ पे r/1 से स्टार्ट हो रहा था तो वहाँ पे r/n तक जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे r/0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए यहाँ पर r/n-1 तक जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ से ये टर्म नहीं होता, ये टर्म अगर अपन एक्सक्लूड करते और r/1 से स्टार्ट कर रहे होते तो यहाँ पे r/n तक जा रहा होता। तो ये सारी बेसिक सी चीजें जो आप लोग को पता होनी चाहिए, जो मैंने आप लोग को यहाँ पर अभी एक्सप्लेन कर दिया हुआ। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास ये टर्म्स है और इनको मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो ऐड करने का सिंपल सा फॉर्मूला है a इंटू 1 माइनस r/n अपॉन 1 माइनस r ब्रैकेट क्लोज। बट यहाँ पर एक कंडीशंस लिखे हुए हैं, r की वैल्यू कभी भी ना बच्चों 1 नहीं होना चाहिए। अगर r 1 हो गया तो 1 माइनस 1 कितना होता है बच्चों 0, और 1 माइनस 1 अगर 0 हो गया तो बात खत्म, आप लोगों का गेम खराब हो जाएगा। 1 माइनस 1 हो गया मतलब आप लोग की जो वैल्यू आने वाली है ना बच्चों, वो हो जाएगी यहाँ पर इन्फिनिटी, और वो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। और एक और चीज, ये फॉर्मूला पर अप्लाई करते कब, जब मॉड ऑफ r की वैल्यू क्या होगी लेस देन 1। सपोज एग्जांपल देता हूं, मैंने वैल्यू लिखी 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5, दैट इज व्हाट, दैट इज लेस देन 1। तो ये बात का ध्यान में रखना। एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि क्या बोला मैंने 1/2 विच इज लेस देन 1। तो जब r की वैल्यू हमारी 1/2 आ रही होगी तो अपन ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आगे देखो एस एन का एक और फॉर्मूला है, a इंटू r/n-1 अपॉन में r-1। इस तरीके से आपको दो फॉर्मूले दिख रहे हैं। तो जब मॉड ऑफ r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, एग्जांपल के तौर पे r की वैल्यू मेरी आ रही है 2, तो वो ऑब्वियसली 2 जो होता है वो 1 से बड़ा होता है। जब ऐसा केस मिलेगा तो हम लोग अप्लाई करेंगे ये वाला फॉर्मूला। एक और कंडीशन में आप लोग को दिखाना चाहता हूं, अगर मान लो कि r की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब एक सीक्वेंस है 3,3,3,3,3, इसको अपन ऐड कर रहे हैं, सॉरी इसको अपन देख रहे हैं, और ये सब के सब देखना है जीपी में है कि नहीं। तो डिवाइड करके आप लोग चेक कर सकते हैं, इसमें r की वैल्यू जो आने वाली है वो 1 आने वाली है, और फर्स्ट टाइम यहाँ पर a की वैल्यू 3 है। तो उस केस में अपन अगर ऐड करते हैं इन टर्म्स को तो फॉर्मूला आता है a टाइम्स n आता है। तो वहां पर मैंने वही लिखा हुआ a टाइम्स n, यानी 3 कितने बार आ रहा है ये टर्म्स, मान लो कि 4 टाइम्स आ रहा है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 आएगा, 5 टाइम आ रहा है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पर 3 है। यही अगर मैंने फर्स्ट टाइम को 5 से रिप्लेस कर दिया, 5 5 5 5, तो अगर मान लो 3 बार आ रहे हैं 5, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 15
100 बार आ रहे हैं तो 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो इस तरीके से जब डिफरेंट कंडीशन है, आर की वैल्यू लेस देन 1, आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 एंड आर टू 1 पे आप लोग को ऐसे 3 फॉर्मूले दिख रहे होंगे। तो इनका इस्तेमाल करके हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और समझना है किस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। छोटा सा इंट्रोडक्शन था, बट याद रखना जब भी आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी, आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो ये वाला फॉर्मूला, आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो ये वाला फॉर्मूला, और तीसरा फॉर्मूला आर की वैल्यू इक्वल टू 1 होगी तो ये आखिरी फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन आप लोग समझना कैसे क्या होगा। चलो मेरे हिसाब से बातें साफ है, क्लियर है, सब कुछ एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पर, जो कि आप लोग एक्सरसाइज नंबर 4.2 की क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, फॉर द फॉलोइंग जीपी हमें एसएन की वैल्यू निकालनी है। तो पहला जीपी में लिख लेता हूं, क्या लिखा हुआ है 3, 6, 12, 24, डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पर n की वैल्यू दी गई नहीं है, मतलब अपने को nth टर्म नहीं दिया और ना ही n दिया हुआ है। तो व्हाट वुड यू डू, हम लोग सिंपली हमारे आंसर को n के टर्म में ही रखेंगे। पहले गिवन लिख लेते क्या क्या दिया हुआ है। अब देखा जाए तो पहले से बोल दिया कि ये हमारा जीपी में है, तो फर्स्ट टर्म निकालने में कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई 3। अब हम लोग को फर्स्ट टर्म के बाद निकालना होता है कॉमन रेशो। तो रेशो कैसा मिलता है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यानी 6 अपॉन में थी, दैट वुड बी इक्वल टू 2। तो इस तरीके से अपन ने आर की वैल्यू भी निकाल ली। अब अगले ही स्टेप में चलेंगे और देखते हैं किस तरीके से अपन और भी चीजें निकाल सकते हैं। तो आर मिल गया। अब बात करते हैं एस एन की। तो एस एन का फॉर्मूला याद कर लो, एस एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, एन अपॉन, एस एन का फॉर्मूला होता है जीपी के लिए क्या होता है, ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। अब ये फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर आर की वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर देन 1 है। आर की वैल्यू जो आ रही है 1 से बड़ी आ रही है, और 1 से बड़ी वाला 1 से बड़ा जब भी रहेगा तो कंडीशन में अपन आर रेस टू एन माइनस 1 पहले लिखते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को डाउट हो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज यहाँ पर आर की ये वाला फॉर्मूला मैंने इस्तेमाल किया होता जब आर की लेस देन 1 है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो मान लो कि लेस देन 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, इस केस में अगर मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा होता, देखो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ आप लोग को, अगर मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा होता, एस एन इज इक्वल्स टू आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1, ये फॉर्मूला सपोज इस्तेमाल कर रहा होता। अब आर की वैल्यू मुझे यहाँ पर ए लिखना पड़ेगा, ए भी लिख लेता हूँ। सपोज ये इस्तेमाल करो, ध्यान देना, ए की वैल्यू कितनी यहाँ पर 2 लिखता हूँ, आर टू एन को मैं 2 रेस टू एन माइनस 1 लिखता हूँ, और अपॉन में यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन सपोज इसका उल्टा इस्तेमाल कर रहा होता, ये वाला देखो ध्यान देना, यहाँ पर a इंटू आर 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन में 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा होता, तो a की वैल्यू भी है कितना 3 बच्चों, 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है 2 रेस टू एन अपॉन में 1 माइनस 2। तो देख सकते हैं आप लोग पॉजिटिव वैल्यू को अपन जानबूझ के नेगेटिव बना रहे हैं। वो कैसे, नीचे डिनोमिनेटर को देखो, ये ऊपर का न्यूमरेटर तो वैसे ही रहेगा, 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1। तो बच्चों ये अपन हमारे गिवन वैल्यूज को जानबूझ के नेगेटिव बना रहे हैं और आंसर हमारा हो सकता है कि नेगेटिव में है। तो ऐसी दिक्कतें, ऐसी गलतियां अपने से हो सकती है, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए अपने पास 2 फॉर्मूला है। तो दोस्तों सही तरीका समझो और सही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करो। जब भी आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी तो आप लोग को आर पहले लिखना है, जब आर की वैल्यू लेस देन 1 आएगी तो आर को बाद में लिखना है। अब यहाँ पे आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आर पहले है, सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद के स्टेप में बस वैल्यूज को पुट करना है और देखना कैसे हमें आंसर मिलता है। अब ए की वैल्यू 3 है, आर की वैल्यू मेरे पास कितना है 2 रेस टू एन माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1, सही है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, एस एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू 3 इंटू 2 रेस टू एन माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो नीचे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो आंसर विल बी 2 रेस टू एन माइनस 1, दैट इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपने पहले क्वेश्चन का वैल्यू निकाल लिया। अब सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, वो कैसे, पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से सभी को क्लियर है, इसमें कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों को साफ साफ समझ में आ रहा है, ए की वैल्यू 3 है और आर की वैल्यू 6/3 यानी कि 2 इज व्हाट ग्रेटर देन 1। तो सिंपल से फॉर्मूला अप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे तो हमें सीक्वेंस दिया हुआ है p q स्क्वायर बाय p एंड q क्यूब बाय p स्क्वायर, और बोला ये जीपी में है। अब सिंपल सी बात है, जीपी में बोल दिया तो हमें फर्स्ट टर्म कॉमन रेशो फटाफट मिल जाता है। तो इस केस में जो फर्स्ट टर्म होगा वो होगा p, कॉमन रेशो की वैल्यू हो जाएगी सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, दैट विल बी इक्वल टू q बाय p। तो होपफुली यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, मुझे निकालना है एस एन, लेकिन बच्चों फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करो वही नहीं समझ में आ रहा, सर वैल्यूज तो मिली नहीं है, ये तो रेशो में मिल रहा है और ऊपर से ये हमारे वेरिएबल्स है, हमें कोई परफेक्टली वैल्यू नहीं मिली, 1 2 3 4 नंबर्स न्यूमेरिक्स नहीं मिला हुआ है। तो देखो दोस्तों मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, अज्यूम करो q भी एक मेरा नंबर है और p भी मेरा एक नंबर है। ऑब्वियसली जब भी रेशो में आ रहा होगा तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, ऊपर का वैल्यू छोटा नीचे का वैल्यू बड़ा होगा। एक एग्जांपल ले लो, q की वैल्यू 2 है, p की वैल्यू 3 है,
तो मोस्टली ऐसे ही कुछ तो भी आ रहा होगा। और अगर देखा जाए तो रेशियो वाली वैल्यू मोस्टली अपन देखते हैं कि वो परफेक्ट, मतलब क्या बोल सकते हैं, दो टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, एक प्रॉपर इम्प्रॉपर। मैं अज्यूम करता हूँ प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो इस केस में ये वैल्यू मैं अज्यूम करूंगा लेस देन 1 है। याद रखना, जब भी फ्रैक्शन आएगा और इसमें डेटा वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ तो उसको अज्यूम करना लेस देन 1। वो कॉमन सेंस अपने को यही बताता है, क्योंकि फ्रैक्शन मतलब ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और 2/3 का फॉर्मेट एक अज्यूम कर लेने का। तो फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों इस केस में, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू एन अपॉन 1 माइनस आर। तो होपफुली यहां तक क्लियर हो गया। बस वैल्यूज तो पुट करना है। यहाँ पे लिखता हूं मैं p, यहाँ पे लिखता हूँ 1 माइनस, यहाँ पे लिखता हूँ q बाई पी रेज टू एन अपॉन में 1 माइनस q बाई पी। ठीक है, यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, सही है यहाँ तक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर क्या मिलेगा p1, देखो यहाँ पर भी q रेज टू n हो जाएगा और यहाँ पे नीचे p रेज टू n हो जाएगा। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर रहेगा p माइनस क्यू अपॉन में p। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया रहेगा। जगह की कमी है, थोड़ा साइड में कर लेते, क्या दिक्कत है। यहाँ पे लिखता हूँ एस एन, p को वैसे रखो। अब यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या हो जाएगा p रेज टू n माइनस क्यू रेज टू एन अपॉन में क्या आ जाएगा p रेज टू एन। ये हो गया फर्स्ट टर्म ऊपर वाले के साथ, न्यूमरेटर को किया। अब देखा जाए तो डिनोमिनेटर डिवीजन में तो सिंपल सी बात है, डिवीजन को जब अपन उल्टा करते हैं तो वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, ये टर्म ऊपर ये टर्म नीचे, मतलब क्या हो जाएगा p अपॉन में p माइनस क्यू। बहुत सारे बच्चों को ये टर्म नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखो ये वाला पार्ट मेरा न्यूमरेटर है और ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर है। तो सिंपल सी बात, अगर मैं अच्छे तरीके से देखूँ तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर डिवाइड करता है। तो मैं क्या करूँगा, p इंटू जो भी लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान देना क्या कर रहा हूँ, 1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा p रेज टू एन माइनस क्यू रेज टू एन अपन में p रेज टू एन, ये बराबर है, ये मेरा न्यूमरेटर है। और नीचे देखा जाए डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर क्या करता है, हमेशा न्यूमरेटर को डिवाइड करता है। मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, डिवीजन में ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक ही बात है, बराबर है कि नहीं। मतलब देखो यहाँ पर ये टर्म को ये टर्म डिवाइड कर रहा है, तो ये टर्म को ये टर्म डिवाइड कर रहा है, तो बीच में मैंने क्या डाला है, डिवीजन का सिंबल डाला हुआ है। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को ये चीज, ये होपफुली दिख रहा होगा। थोड़ा साइड में कर देता हूँ ताकि आप लोग और अच्छे तरीके देख पाए, और इसे मैं थोड़ा यहाँ पर कर लेता हूँ। ओके, तो मेरे हिसाब से अभी आप लोग को ये दिख रहा होगा। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को ऐसा कुछ मिल गया। और आपने एक और चीज सीखा, जब भी डिवीजन में होता है, कभी भी डिवीजन में होगा तो अपन क्या करते हैं, डिवीजन को उल्टा करके लिख देते ताकि वो मल्टीप्लाई में आ जाए। बात क्लियर है यहाँ तक। अब क्या होगा, अब बस सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कर दो, जैसा आप लोग को लिखना है वैसे लिख दो। मतलब ये p मल्टीप्लाई बाय p क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, p रेज टू n माइनस क्यू रेज टू n अपॉन में p रेज टू n p माइनस क्यू हो जाएगा। यहाँ तक छोड़ दिया तो भी चलेगा। अगर एक दो स्टेप्स और लेने हैं तो p रेज टू 2 को नीचे ले लो और यहाँ पर n-2 मिल जाएगा, p रेज टू n-2। अदरवाइज यहाँ तक भी छोड़ो तो भी फुल मार्क्स है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज योर फाइनल आंसर। अगर आप लोग को बहुत अर्जन आ रही है तो बच्चों आप लोग यहीं तक छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बस करना क्या, बस वैल्यू एक बार पुट कर देना, 2 में से एटलीस्ट 1.5 मार्क्स तो मिल जाएंगे ना। तो 1.5 मार्क्स कौन सा किसी को भी काट कर जाने वाला, ऑब्वियसली फ्री के तो 1.5 मार्क्स मिले तो ऑब्वियसली ले लो बच्चों। मेरे हिसाब से यहाँ तक भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। हमें बोला S6 निकालो, आप लोगों को मैं गिवन दे देता हूँ। अब सिंपल सी बात है, हमें जैसे इस क्वेश्चन में, पीछे वाले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में अपन ने क्या किया, हम लोग खुद से a की वैल्यू निकाल रहे थे, खुद से r की वैल्यू निकाल रहे थे और हम लोग Sn की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। इस बार अपने को थोड़ा सा एक लेवल अप करके दिया हुआ है, मतलब हम लोग को गिवन दे दिया गया। हाँ, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, a की वैल्यू दी गई है अपने को 2 और r दिया है -2/3। आप लोग को याद करो, तो r की वैल्यू मॉड ऑफ r, मतलब जो भी है, मॉड मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करने का। उसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 2/3 है, विच इज लेस देन 1। और जब भी लेस देन 1 होता है तो मैंने बताया आप लोग को 2/3 मतलब 0.666666 और उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी। तो उस केस में हम लोग को फॉर्मूला समझ में आ जाना जी, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो एसएन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, a इंटू आर लेस है तो r बाद में आएगा। देखो हमेशा जो छोटा रहेगा वो बाद में, इस केस में r 1 से छोटा है तो r बाद में, अगर 1 छोटा होता तो 1 बाद में। सिंपल सा कैलकुलेशन इससे समझ सकते हो। जिस केस में r छोटा, आप देखो यहाँ पर r छोटा है तो r बाद में आए, और अगर ऐसा है r इज ग्रेटर देन 1 तो r पहले, जो बड़ा रहेगा वो पहले, हमेशा याद रखना। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। तो n की वैल्यू हमें बोल दी गई 6 ले लो, क्योंकि S6 हमें फाइंड आउट करना है। तो हिसाब से n की वैल्यू 6 हो जाएगी, a की वैल्यू 2, 1 माइनस r की वैल्यू कितनी है, -2/3 रेज टू n। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अगेन 6, नीचे आ जाएंगे 1 माइनस 2/3। अब यहाँ पर कैलकुलेशन में एरर मत करना बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर इसी चीज़ में एरर हो सकता है आप लोगों के साथ।
टू को वैसे ही रखो। देखो ध्यान देना, अभी पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, वहाँ पे पी अपॉन क्यू था, जो भी क्यू अपॉन पी था, यहाँ पर हमारे पास नंबर्स है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 1 मेरा वैसे ही होगा। अब आपको पता है, सिंपल सी बात है, अगर मैं -1 लिखता हूँ, ठीक है, और पावर में लिखता हूँ 2, तो मुझे पता है 1 आएगा। उसी तरीके से -1 है, पावर में 3 लिखता हूँ तो मुझे पता है -1 आएगा। अगेन चलूंगा मैं, अगेन -1 लिखता, पावर में लिखता हूँ 4, तो अगेन 1 आएगा। तो जब भी हमारा इवन पावर होता है ना, तो हमें जो वैल्यू मिलती है हमेशा पॉजिटिव मिलती है। उस फंडे को यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे देखो क्या मिलेगा, -2�6 लिखता हूँ और 3�6 पर ही लिख लेता हूँ। नीचे भी सेम टू सेम, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, +2/3। सिंपल कैलकुलेशन रखा है अपन ने। अब इस रूल को यहाँ पर यूज़ करता है, मैं 2 को वैसे ही रखता हूँ और देखो 3�6 कर दूंगा, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2�6/3�6। ये डिनोमीटर में हुआ, सॉरी न्यूमीटर में ये पार्ट हो गया, ये न्यूमीटर का पार्ट है। अब डिनोमीटर वाला पार्ट भी यहाँ पर कर लेते हैं फटाफट से। डिनोमीटर में क्या है, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। अभी पिछले क्वेश्चन में किया, ये न्यूमीटर है, न्यूमीटर को डिनोमीटर डिवाइड करता है। तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 को वैसे ही रखता हूँ। देखो 3�6 का मतलब क्या होता है, 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करना। देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 = 9, 9 3 = 27, 27 3 = 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करो 243, और 243 को 3 से मल्टीप्लाई करो 729 होता है। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू हो जाएगी 729। आगे देखो माइनस, देखो मैंने बताया अभी इवन पावर जब भी होगा किसी भी नंबर के पावर में, अगर नेगेटिव नंबर है और पावर में इवन नंबर, तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये नंबर पॉजिटिव होगा, लेकिन ना कि ये नंबर, तो ये माइनस ही रहेगा। बस -2�6 की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी। अब वो कैसे, देखो 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 32, 32 64, तो ये वैल्यू आएगी 64, इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर रिप्लेस करना है इस चीज़ को 64 के साथ, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा, 36 आ जाएगा। अब एक और चीज़ देखो, ये जो डिनोमिनेटर ना इसको डिवाइड करा, तो डिवाइड बाय 5/3 लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, ये आप लोग को पिछले क्वेश्चन में भी मैंने ये समझाया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगला स्टेप, अब आप लोगों ने ये भी सीखा कि जब भी डिवीजन होगा तो उसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ही तो करना है। तो सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या मिलता है। अब 7 to 9 में से 64 सब्ट्रैक्ट करते तो पहले 4 सब्ट्रैक्ट कर लो, यहाँ मिलेगा 5। यहाँ पर कितना है 72 में 6 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 66 मिल जाएगा, 665/36, और इसको उल्टा कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 5/3 कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 3/5 कर देंगे। क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, 3/5 हो जाएगा। अब आपको चीज़ें डिवाइड करने आता है, 3 1 = 3 12 = 5 1 = 5 1 = 5 3 = 5 3 = अब देखो क्या बचा, यहाँ पे 2 से 133 को मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से भी कैंसिल कर दो, यहाँ बचेगा 6, तो 133/6 ये आप लोग का आंसर आ जाएगा। एक बार देख लो सही है क्या आंसर। कहीं पर भी कैलकुलेशन एरर हुआ रहेगा तो आप लोग यहाँ पर फटाफट से कमेंट डाउन कर सकते हो कि सर यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। अदरवाइज अगर सब कुछ सही है तो एक लाइक तो बनता है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना बच्चों, क्योंकि बहुत ही ईजी था ये क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस ये हो सकता है कि कैलकुलेशन एरर हो सके आपसे, हमसे, किसी भी कैलकुलेशन एरर हो सकता है। तो आंसर कितना आएगा हमारा, कहीं पर कुछ एरर हुआ रहेगा तो ज़रूर बताना कितना आंसर आया। कहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ रहेगा तो वो भी बच्चों आप लोग बता सकते हैं, सेकंड वन का फर्स्ट वन। ठीक है, आया बच्चों समझ में क्वेश्चन, कहाँ पे एरर हुआ वो बस देख के एक बार करेक्ट कर लेना। कहीं पर भी एरर हुआ रहेगा तो आप लोग ऑब्वियसली कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं शायद भूल गया, हाँ एक गलती मैंने ये की, ये 3:6 था बच्चों, और 3:6 को मैं गलती से 36 लिखता हुआ चला गया, तो वो मुझसे एरर हो गया। देखा, ऐसे एरर आप लोग के साथ भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी ये मैं ना बोर्ड पे कर रहा हूँ, और बोर्ड पे ना पावर वर्स कभी कभी समझ में नहीं आता है, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ताकि 3:6 प्रॉपरली लगे। ठीक है, ओके, अब बराबर लग रहा है। हाँ, अब एरर नहीं होगा, मैं एज्यूम करता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 729 में सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 665 मिला था, वो परफेक्ट था। अब नीचे चलेंगे, यहाँ पर 3:6, अब 3:6 का मतलब मैंने जस्ट बताया 729 होता है। यहाँ पर क्या करेंगे अपन, डिवीजन है, डिवीजन को अपन मल्टीप्लाई करके 3/5 कर देंगे, 5 1 = 5 1 = 5 3 = 5 3 बराबर। यहाँ तक आगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवीजन करेंगे, यहाँ बचेगा 2 4 3। तो देखो आप मल्टीप्लाई कर दो सामने सामने, 2 को 133 से मल्टीप्लाई करेंगे, 266/243, एंड दैट इज योर वैल्यू ऑफ S6। देखो बच्चों, छोटा सा एरर था जो कि 3:6 को आप लोग गलती से 36 बना सकते, जो मैंने किया हुआ है। और सिंपल क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। एरर्स पे जरा ध्यान देना, ताकि ज़्यादा एरर ना हो और एग्जाम में भी आप लोग इसको अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई और सॉल्व कर सको। क्लियर है बच्चा? चलिए चलते हैं फटाफट से एक और क्वेश्चन पे, जो कि आप लोग का सेकंड क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 2 का, और उसे भी देख लेते हैं फटाफट से क्या है वो क्वेश्चन। तो S5 की वैल्यू दे दी गई है हमें सेकंड क्वेश्चन में 1023,
और r की वैल्यू हमें बोल दी गई बच्चों 4 है। अब सिंस r इज ग्रेटर देन 1 और हमें फाइंड आउट करना है a की वैल्यू, तो जब भी r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो Sn का फॉर्मूला होता है a इंटू r, बड़ा है तो r पहले, इस तरीके से अपन फॉर्मूला बना देते हैं। अब n की वैल्यू हमें बोल दी गई बच्चों 5 है तो S5 लिख देंगे। a की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, r की वैल्यू कितनी 4 रेज टू 5 माइनस 1 अपॉन में 4 माइनस 1, ठीक है, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। S5 की वैल्यू मुझे 1023 दे दी गई है। अब a में वैसे रखता हूँ 4:5 क्या होता है, देखो मल्टीप्लीकेशन और कुछ भी नहीं है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16, ये 16 और ये 16 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 256 और 256 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1024। तो यहाँ पे मिलेगा 1024 माइनस 1 अपॉन में 4 माइनस 1 कितना होता है 3। अब देखो और क्या होगा, तो 1023 को वैसे ही रखता हूँ, a को वैसे ही रखता हूँ। 1024 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मिलेगा 1023 अपॉन में मिलेगा 3 और यहाँ पर कैंसिल होगा 1023। अब a वैसे रहेगा, 3 यहाँ पर ले लेंगे तो यहाँ पर आ गया a की वैल्यू 3। सिंपल था ना, कहीं सिंपल था कि नहीं बच्चों? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आप लोगों को सिंपल कैलकुलेशंस आने चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में बच्चों, उसे भी देखते हैं और उसे कैसे किया जाएगा वो अपन यहाँ पर समझेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, आप लोग कुछ गिवन डेटा दिया रहेगा, आप लोग कुछ और फाइंड आउट करना होगा। इस केस में हमें a की वैल्यू दे दी गई 2, r दे दिया गया अपने को, Sn की वैल्यू दे दी गई 242, Sn r की वैल्यू कितनी दे दी गई बच्चों 3 विच इज ग्रेटर देन 1 और n हमें फाइंड आउट करना है। चलो फिर आगे बढ़ते फटाफट से। Sn वी नो, Sn का फॉर्मूला क्या होगा, r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है बच्चों, देख रहे हैं आप लोग, r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो r बड़ा है, सिंपल सी बात है। तो a इंटू r रेज टू n माइनस 1, मतलब r पहले होगा 1 बाद में होगा, सिंपल। अब Sn यानी कि 242 दे दिया गया, a की वैल्यू हमें 2 दे दी गई है। आगे चलते हैं, r की वैल्यू हमें 3 देगी, 3 रेज टू n माइनस 1 अपॉन में नीचे 3 माइनस 1, ठीक है। कैलकुलेशन सिंपल देखो, 2 से डिवाइड करने के चक्कर में मत जाओ। 242 को मैं वैसे ही रखता हूँ, 2 को वैसे ही रखता हूँ, 3 रेज टू n माइनस 1 को वैसे ही रखता हूँ, नीचे लिखता हूँ 2, 2 कैंसिल, तो 242 3 रेज टू n माइनस 1 बच गया। इस देखो यहाँ पर 3 रेज टू n माइनस 1 को यहाँ पे लूँगा तो 242 प्लस 1 इक्वल टू 3 रेज टू n, यानी कि 243 इक्वल टू 3 रेज टू n। अब देखो देखा जाएगा तो 243 को मैं ब्रेक कर सकता था, वो कैसे, 243 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 3 से तो मुझे मिलेगा यहाँ पर 81, अगेन 3 से तो 27, अगेन 3 से तो यहाँ मिलेगा 9, फिर 3 से 3 और फाइनली मुझे मिल जाएगा 1। तो इस तरीके से मैं 243 को 3 को 5 बार लिख सकता हूँ, मतलब इसको लिख सकता हूँ 3/5 लिख सकता हूँ। अब दोनों साइड का बेस अगर कंपेयर किया जाए तो सेम है, अगर बेस कंपेयर किया जाए तो सेम हो रहा है तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम। दैट मीन्स यहाँ पर n की जो वैल्यू मिलेगी वो 5 मिल जाएगी। ये था आप लोग का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। होपफुली ये भी आप लोग को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इसमें भी एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं वो समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, फटाफट से एरर देखते हैं। सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म इज 125। देखो फर्स्ट 3 टर्म तो यानी कि S3 की वैल्यू अपन 125 लिखते हैं। सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म मतलब S6 डायरेक्टली अपने को 27 दे देगा, ऐसे बच्चे अज्यूम करते हैं। चलो मैं समझाता हूँ इसका एक्चुअल मीनिंग क्या। मान लो कि मैंने टर्म 1 लिखा, टर्म 2 लिखा, टर्म 3 लिखा और इन तीनों को ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, S3 मिलेगा, सिंपल सी बात है। और अगर मैं 4 टर्म लिखता हूं T4 तो मुझे S4 मिलेगा, इन चारों को ऐड करता हो तो। 5 टर्म लिखता हूं, इन पांचों को ऐड करता हूं तो मिलेगा T5 एंड 6 टर्म लिखता हूं तो यहाँ पर मुझे कितना दिया जाएगा, 6 टर्म तो T6 हो जाएगा। ऐसे में जितने टर्म्स को ऐड करते जाऊंगा उतने टर्म का मुझे सब मिलेगा, S7 S8 ऐसे, लेकिन सभी टर्म को ऐड करना जरूरी है। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन को जरा रीड करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म मतलब मुझे पहला, दूसरा और तीसरा इन दोनों टर्म को जब मैं ऐड कर रहा हूं तो इसका सम मुझे दिया गया कितना, 125। सिंस स्टार्टिंग से 3 टर्म को ऐड कर रहा हूं तो मुझे 125 मिल रहा है, इसका मतलब वो S3 दे दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिखा आप लोगों ने। उसी तरीके से आगे देखा जाए तो 4th, 5th और 6th टर्म के बारे में बात करी गई। अब देखो ठीक से देखो, सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म मतलब आगे आने वाले टर्म्स का सम दिया गया। आगे टर्म कौन है, 4 है, 5 है, 6 है। 4, 5, 6 बोले तो देखो सिंपल सी बात है, नेक्स्ट 3 टर्म्स है। तो बच्चों यहाँ पे स्टार्टिंग से 6वें तक का सम दिया होता तो अपन S6 लिखते हैं बच्चों, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग से नहीं बोला गया। यहाँ पर बोला T4, T5 एंड T6 को ऐड करोगे तो आप लोग को जो मिल रहा है वो 27 मिल रहा है। तो S6 क्या होगा, S6 होता है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6 होता है।
और हमें क्वेश्चन में दिया गया है T4 प्लस T5 प्लस T6, इसकी वैल्यू हमें दे दी गई है बच्चों कितनी 27, तो ये 27 है। और ये देखा जाए तो ये हमारा T1 प्लस T2 प्लस T3 जो हमारा S3 है दैट इज इक्वल टू 25। तो बच्चों ये समझ में आ गया, इस तरीके से हमें मिलेगा S6 की वैल्यू 125 प्लस 27 दैट इज इक्वल टू 152। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाया। सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म जो हम लोग को दिया हुआ है वो 125 दिया हुआ है, और सम ऑफ द नेक्स्ट थ्री टर्म यानी कि आगे आने वाले टर्म कौन से T4 T5 T6 इनका सम हमें दिया गया 27। तो यहाँ पर मैं 27 अज्यूम करता हूँ इसका सम, और इसका सम अज्यूम करता हूँ बच्चों 125। अगर मुझे S6 निकालना है तो बच्चों ये प्लस ये होगा, ना कि सिर्फ ये टर्म होंगे। ये बात समझ में आ गई। तो ये मैंने आप लोग को यहाँ पर अभी क्लियर करवा दिया, होपफुली ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करिए। अब हमें क्या करना है, R की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल है, करना कैसे है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे मालूम है, S6 की वैल्यू निकालते हैं, और S3 की भी निकाल सकते हैं। S3 क्या होगा, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला पता है हमें, क्या होगा Sn इज इक्वल्स टू n-1 सॉरी a इंटू r इज टू n-1 अपॉन में r-1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब अगर 3 Sn का फॉर्मूला है ये बच्चों, अगर Sn का फॉर्मूला ये है तो S3 का फॉर्मूला क्या होगा, S3 का फॉर्मूला होगा a इंटू r-3 - 1 अपॉन में r-1, और S6 क्या होगा, S6 क्या होगा a इंटू r-6 - 1 अपॉन में r-1। इसे पकड़ता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसे पकड़ता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करता हूँ। यहाँ पर क्या मिलेगा S3, ध्यान देना यहाँ पर क्या मिलेगा S3। अच्छा 1/2 करने से अच्छा 2/1 कर दो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, 2/1, क्योंकि बड़ा नंबर ऊपर दिखाई देगा। तो S6 अपॉन में S3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो S6 को S3 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर क्या होगा a इंटू r, देखो यहाँ पर क्या r-6 - 1 अपॉन में r-1, और यहाँ पर भी सेम टू सेम r-3 - 1 अपॉन में r-1। अब देखा जाए तो ये a कैंसिल, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी कैंसिल, r-1 है इसके लिए। अब ध्यान देना मैं एक स्पेशल चीज करूंगा, लेकिन इसके पहले ये चीजों की वैल्यू पुट कर देता हूँ। अब मेरे पास S6 की जो वैल्यू 152 है, तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ 152, और S3 की जो वैल्यू मेरे पास कितनी है बच्चों, वो मेरे पास 27 है, मैंने पुट कर दी। अब यहाँ पर देखो क्या होने वाला है, r-6 को मैं लिख सकता हूँ r³ का स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ या ना। देखो 3⁻2 है तो 3 × 2 अगेन 6 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है मेरे पास -1 है, तो ये -1 लिखा, यहाँ पर सेम टू सेम r³ -1 लिखता हूँ। अगर यहाँ पर मैंने स्क्वायर किया है तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो सेम ही होता है, और मैं यूज करूंगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b और a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर यूज करना है। अब देखो ये टर्म एग्जैक्टली सेम है, कैंसिल, 152 अपॉन में 27, ठीक है यहाँ तक। अब अगला स्टेप मैं अगले स्लाइड पे करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास बचा 152 अपॉन में 27, यहाँ बचा r³ प्लस 1 को यहाँ पे ले लूंगा तो 152 अपॉन में 27 माइनस 1 इक्वल टू r³। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों, 152 मल्टीप्लाई बाय 152 अपॉन में 27 था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 152 माइनस 27 अपॉन में 27। अपन ने बेस को सेम करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सब्ट्रैक्ट करोगे तो मुझे मिलेगा पहला 125 अपॉन में 27 इक्वल टू r³, क्यूब रूट लेंगे, यहाँ पर मिलेगा 125 अपॉन में 27 इक्वल टू r। और आपको सभी को पता है 125 का जो क्यूब रूट होता है वो 5 होता है, 27 का क्यूब रूट जो होता है वो 3 होता है, तो r की वैल्यू जो मिलेगी 5 अपॉन में 3, एंड दैट इज योर आंसर। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर आंसर को निकाला है। अच्छा यहाँ पर मैंने देखा आप लोगों ने, मैंने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया, r³ -1, जो मतलब r⁻n-1 अपॉन में r-1। तो जब भी आप लोग को r की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की रहेगी तो आप लोग ये ले सकते हैं, अदरवाइज आप लोगों ने इसका उल्टा भी ले सकते हो, 1 - r⁻n अपॉन 1 - r। उस केस में शायद हो सके तो उल्टा वैल्यू भी मिल सके। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये वैल्यू समझ में आ गया, इन क्वेश्चन में कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है, और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत ही आसान था, क्योंकि बच्चों यहाँ पर देख रहे हो आप लोग सम की जो वैल्यू वाली फ्रैक्शन में नहीं आ रही है, वो डायरेक्ट वैल्यू आ रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं r⁻n-1 वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा तो ज़्यादा ईजिली हो जाएगा। तो ये था आप लोग का सॉल्यूशन, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, और ऑब्वियसली आप लोग को समझ में आ भी रहेगा। आपने दूसरा फॉर्मूला भी इस्तेमाल किया तो भी आप लोग को सेम ही आंसर मिलता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, इसे करते हैं, उसके बाद आज का वीडियो अपन एंड करेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके से मैं 4 का फर्स्ट वन आप लोग करवा सकता हूँ, सेकंड वन यू नीड टू ट्राई बाय योर ओन। T3 की वैल्यू अपने को 20 दी गई है, T6 की वैल्यू अपने को 160 दी गई है और बोला है कि सब जीपी के लिए, और हमें बोल दिया कि S7 निकालो। तो सिंपल सी बात है, S7 का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल सी बात है। अब T3 और T6 को देखोगे तो आप लोग यहाँ पर देख कर बता सकते हो कि यहाँ पर R की जो वैल्यू होगी वो हम लोग को निकालनी पड़ेगी और A की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो SN का फॉर्मूला लगाने के पहले अपन जो गिवन है उसको समझ लेते हैं। T3 20 दिया गया, तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, A इंटू R/n-1। इस केस में T3 पुट करता हूँ, A मुझे पता नहीं, R मुझे पता नहीं, 3-1, लेकिन मुझे ये पता है 20 इक्वल टू A इंटू R/2 हो जाएगा। इसे मैं पकड़ लेता हूँ फिलहाल के लिए इक्वेशन नंबर 1। जैसे मैंने ये किया वैसे मैं T6 के लिए कर लेता हूँ, 160 लिख लेता हूँ, और सेम फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू A इंटू R/n-1 का इस्तेमाल करते हैं, और 6 बोला गया तो यहाँ पे T6 लिखता हूँ, A वैसे R/6-1। T6 की वैल्यू 160 है, A इंटू R/5 हो जाएगा। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। जब दो इक्वेशन मिलते हैं ना जीपी में तो मोस्टली अपन इसको डिवाइड ही करता है, तो डिवाइड करूंगा, डिवाइड क्या करूंगा, 2/1, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दूंगा। इक्वेशन 2 के एलएचएस में 160, आरएचएस में है A इंटू R/5, इसके एलएचएस में है 20 और यहाँ पे AR², तो यहाँ पे लिखता हूँ 20 और यहाँ पे लिखता हूँ AR का स्क्वायर। A कैंसिल, 0 कैंसिल, 2 8 सा, यहाँ मिला 8, यहाँ मिलेगा 2 R/3 मिल जाएगा। अब सिंपल सी बात है, ये 8 जो होता है वो 2 का क्यूब भी होता है, तो सिंपल सी बात अगर मैं क्यूब रूट लूंगा तो यहाँ पर 3 कैंसिल, R की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 2। अच्छा, R आपको मिल चुका हुआ है, इक्वेशन 1 में पुट करो या 2 में पुट करो, आप लोग को A मिल जाएगा। ऑब्वियसली मैं 1 में पुट करूंगा, पुटिंग R इक्वल टू 2 इन 1, तो A क्या मिल जाएगा, 20 इक्वल टू A इंटू 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर सभी को पता है 4 होता है, 4 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, कितना हो जाएगा 4 5 सा, A की वैल्यू मिल जाएगी 5। तो ये था आप लोग का A और R। अब आपके पास A है, आपके पास R है। अब सिंस आप लोग देख सकते हो मॉड ऑफ R की जो वैल्यू वो ग्रेटर देन 1 है, कितनी है, 2 है, तो इसी हिसाब से मैं इस्तेमाल करूंगा SN का फॉर्मूला। ऑब्वियसली R बड़ा है तो R पहले होगा, तो R/n-1 अपॉन में R-1। लेकिन अगर R छोटा होता तो 1 - R/n अपॉन 1 - R इस्तेमाल करते हैं। अब निकालना क्या है, S10, यहाँ पे लिखेंगे 10। A की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 5, और यहाँ पर R की वैल्यू कितनी है मेरे पास, कितनी है बच्चों, R की वैल्यू जस्ट मैंने निकाली 2, 2/10 -1 अपॉन में 2 - 1। 5 को वैसे ही रखते हैं, नीचे का 2 - 1 हो जाएगा। अब 2/10 मतलब 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। 2/10, 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1024, यहाँ लिखेंगे 1024 - 1 अपॉन, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 1023 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दो तो आप लोग को S10 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो फटाफट से मल्टीप्लाई करते, 5100 समथिंग कुछ तो भी आएगा, देखते फटाफट से। 5 3 15, 1 यहाँ पे, 5 2 10 1 11, 1 यहाँ पर, 1 अगेन नीचे, 5 1 5, तो 5115 आ गया आप लोग का आंसर। तो ये था आप लोग का S10 का वैल्यू जो कि पहले क्वेश्चन का है। अगर आप लोग देख सके तो ये भी एग्जैक्टली सेम पैटर्न से करना है। यहाँ पे T3 T6 दिया हुआ है, यहाँ पे T4 T9 दिया हुआ है। इन दोनों का इस्तेमाल करके सबसे पहले अपन A और R की वैल्यू निकालेंगे, और फाइनली अपन S10 का फॉर्मूला लगा। अच्छा या सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया बच्चों, क्वेश्चन में हमें S10 नहीं निकालना है, S7 निकालना है। गलती से मैंने S10 निकाल दिया, तो कुछ फर्क नहीं ना बच्चों। जैसे आप लोग S10, मैंने S10 निकाला हुआ है, आप लोग S7 भी निकाल सकते हैं। मैंने गलती से नीचे वाले क्वेश्चन का सॉल्व किया, कोई बात नहीं, आप लोग S7 का आंसर यहाँ पर कमेंट कर देना इस क्वेश्चन का, और ऑब्वियसली S10 का इसका आंसर आप लोग इसका भी कमेंट कर देना। अगर मैं S7 की वैल्यू बताना चाहूँ तो बहुत इजी है, मैं यहाँ पर रफली कर देता हूँ। S7 निकालना है तो 2/7 हो जाएगा, 2/7 - 1, तो यहाँ पर हो गया था 64, 64 का डबल करेंगे 128, तो 5 × 128 - 1 अपॉन में यहाँ पर कितना, 2 - 1 1 ही होगा, 5 × 127 कर दो, और S7 की वैल्यू आप लोग की आ जाएगी 127 × 5, यानी 5 7 35, 5 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 5 2 10 10 3 13, 1 यहाँ पर, 5 2 10 1 11, 1135 आप लोग का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अगर आप लोग करेंगे तो S7 ये आएगा। S7 फाइंड आउट करना तो S7 मैंने यहाँ पर निकाल कर दिया, बाकी आप लोग सही तरीके से S10 भी निकाल सकते हो, जो बोला जाएगा वो निकाल सकते हैं बच्चों। S10 की ही बात नहीं, यहाँ पर जो बोला जाएगा वो आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये था आप लोग का एक और सिंपल सा क्वेश्चन जो कि आप लोग को एक्सप्लेन करके देता है किस तरीके से आप लोग जीपी में SN का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपके मन में बहुत सारे डाउट्स वगैरह होंगे तो आप लोग सिंपली मेरे साथ जुड़े इंस्टाग्राम पर, आपके डाउट्स वहाँ पे शेयर करें, मैं आपके डाउट्स बहुत जरूर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन बात करें कुछ और नए क्वेश्चन की। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड टेक केयर।